यथा रुचि में समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। यथा रुचि का समास विग्रह होगा रुचि के अनुसार। रुचि के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार। यथा क्या है, तो यथा जो है उपसर्ग है और प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। तो ऑप्शन डी सही है, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में पहले और बाद का दोनों पद जो होता है वो प्रधान होता है और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, दिन रात। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। किसका मेल, तो वर्णों का मेल। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर शब्दों का मेल होता तब आप क्या बताते, समास। समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। स्वार्थ का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, स्वाधन अर्थ। स्वाधन अर्थ। आ और आ मिलके क्या हो गया है, दीर्घ आ हो गया है। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः धन योग। क्या होगा, मनः धन योग। प्रथम शब्द के अंत में क्या आया है, विसर्ग, और द्वितीय शब्द के आदि में क्या आया है, व्यंजन। तो विसर्ग का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए हस्तलिखित, ऑप्शन बी कुमुदिनी, ऑप्शन सी आजीविका, ऑप्शन डी सत्याग्रह। सत्याग्रह बिल्कुल सही है तो ये उत्तर नहीं होगा। कुमुदिनी भी बिल्कुल शुद्ध है, हस्तलिखित की वर्तनी भी बिल्कुल सही है। आजीविका नहीं, आजीविका होता है। क्या होता है शुद्ध वर्तनी, आजीविका। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि ज्योत्सना किस ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या सही है, नहीं। बी क्या सही है, नहीं। सी सही है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है।
चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए ज्ञा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी छा। आपने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये चारों व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन है। छा जो है ये का और शा के योग से बना है। तो हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? छा आएगा। और त्रा जो है ये ता और रा के योग से बना है। तो हिंदी शब्दकोश में ता के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? त्रा आएगा। ज्ञा जो है ये जा और इया से बना है। तो जा के बाद हिंदी शब्दकोश में कौन सा व्यंजन आएगा? तो ज्ञा आएगा। कौन सा व्यंजन आएगा? ज्ञा आएगा जा के बाद हिंदी शब्दकोश में। श्रा जो है ये किससे बना है? तो सा और रा के योग से बना है। तो सा के बाद हिंदी शब्दकोश में कौन सा व्यंजन आएगा? श्रा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। या, रा, ला, बा व्यंजनों को कहते हैं। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। या, रा, ला, बा इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। तो अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं? या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं? तो जो सा है, कितने प्रकार के सा है? 3 प्रकार के सा है। तो तीनों प्रकार के सा और हा को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, ऑप्शन डी व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो ऑप्शन ए सही है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ निम्न में दीर्घ स्वर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ह्रस्व ई, ऑप्शन डी दीर्घ ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। यहाँ पे आपसे मूल दीर्घ स्वर पूछा गया है। कौन सा स्वर पूछा गया है? मूल दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, जिनमें से 3 आपके मूल दीर्घ स्वर है और 4 क्या है? तो 4 आपके संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो ए, ओ, औ। ये क्या है? ये संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। तो ऑप्शन डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, ई जो है ये ह्रस्व स्वर है तो ए भी गलत हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये तीनों जो है मूल दीर्घ स्वर है। कंठ तालव्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कंठ तालव्य बताना है। तो आ जो है ये किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। ओ जो है किससे उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ए ये जो है कंठ तालव्य ध्वनियाँ है। देखिए ए जो है आपका आ और ई से मिलके बना है। ए आ जो है ये कंठ से उच्चारित होता है, ई जो है तालव्य से उच्चारित होता है। तो इसलिए ए जो है आपका ये कंठ तालव्य से उच्चारित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन बी, क्रोध फिर उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है। देखिए यहाँ पे क्रोध के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं आना चाहिए। ऑप्शन ए में क्रोध के बाद अर्ध विराम का चिन्ह है, ये भी नहीं आना चाहिए। ऑप्शन सी, क्रोध फिर अल्प विराम सही है। ऑप्शन डी में देखिए क्रोध के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन सी देखिए सही लग रहा है, लेकिन हम पहले पूरा वाक्य देखेंगे। क्रोध चाहे जैसा भी हो फिर अल्प विराम मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।